ब्लड जो होता है, ब्लड में हमारा प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 45% होते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानकारी ले लिए हैं या पढ़ लिए हैं। अब हमको जानना है ब्लड सेल्स के बारे में, है ना। तो ब्लड सेल्स के बारे में जानना है, तो ब्लड सेल्स के बारे में देखिए ध्यान से। ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स जो होता है पहले हमारा होता है आरबीसी, दूसरा होता है हमारा डब्ल्यूबीसी और तीसरा हमारा होता है प्लेटलेट्स। पहला क्या होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल्स जो होता है 45% होता है। अब 45% में 44% ओनली क्या होता है आरबीसी होता है। 44% ओनली क्या होता है आरबीसी होता है और ये दोनों मिलाकर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर कितना परसेंट होता है 1% होता है ना। तो आज हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे। देखो आरबीसी है ना, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है रेड ब्लड सेल होता है ना। इसको हिंदी में लाल रक्त कोशिका कहते हैं, लाल रक्त कोशिका कहते हैं, है ना। द आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स जो होता है इरिथ्रो ERYTHRO, इरिथ्रो मतलब होता है रेड, और साइट्स CYTES साइट्स, साइट्स मतलब होता है सेल। इरिथ्रो मतलब होता है रेड और साइट्स मतलब होता है सेल, यानी रेड फॉर लाल और सेल माने कोशिका यानी लाल कोशिका। इरिथ्रोसाइट्स जो होता है, इरिथ्रोसाइट्स इरिथ्रो और साइट्स के मिलने से बना है, जहां इरिथ्रो का अर्थ होता है रेड और साइट्स का अर्थ क्या होता है साइट्स का अर्थ होता है सेल, सेल यानी कोशिका। अब ध्यान से देखोगे इरिथ्रोसाइट्स जो होता है हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में 5 से 5.5 लाख mmQ, 5 लाख mmQ होता है। 5.5 से 5.5 लाख प्रति mmQ होता है। अर्थात तुम देखो कोई ऐसा पात्र रहेगा जो 1 मीटर लंबा रहेगा, 1 मीटर चौड़ा रहेगा और 1 मीटर ऊंचा रहेगा। इस प्रकार के पात्र में अगर तुम क्या रखते हो 1 ml ब्लड रखते हो, क्या रखते हो 1 ml ब्लड रखते हो। मान के चलो ना कि एक ढक्कन है और उस ढक्कन में तुम्हारा एक ढक्कन ब्लड है और एक ढक्कन ब्लड में 5 से 5.5 लाख माने 5 लाख आरबीसी होता है। एक ढक्कन खून में, एक ढक्कन ब्लड में 5 से 5.5 लाख आरबीसी होता है ना। अब आरबीसी का निर्माण होता कैसे है ये देखो। मेल के तुलना में फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होती है। मेल की तुलना में फीमेल में आरबीसी की संख्या कम होती है। फीमेल में लगभग 44 होता है, 4.4 लाख तक होता है ना। अब आते हैं, ध्यान से देखना सब। ये घर है, किसका घर है तो रेड बोन मैरो का है, रेड बोन मैरो का। कि ये जो हमारा घर है ये रेड बोन मैरो का है। तो रेड बोन मैरो में कुछ स्पेशल सेल होते हैं। रेड बोन मैरो में क्या होते हैं कुछ स्पेशल सेल होते हैं। उस स्पेशल सेल को मान के चलो ये स्पेशल सेल है, इस स्पेशल सेल को हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं, स्टेम सेल्स।
इस स्पेशल सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, है ना। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल्स को हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं कायिक कोशिका कहते हैं। तो स्टेम सेल्स कहते किसे हैं ये समझो पहला ना, जिसके अंदर विभाजन करने की क्षमता पाई जाए, या वह कोशिका जिसके अंदर डिवीजन करने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो गई है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाप्त नहीं हुई है, वह कोशिका जिसमें पूरी डिवीजन करने की क्षमता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, उसको हम लोग स्टेम सेल्स कहते हैं या कायिक कोशिका कहते हैं। स्टेम सेल्स को ही हम लोग कायिक कोशिका कहते हैं, है ना। हमारा जो बॉडी होता है दो प्रकार के सेल के मिलने से बना होता है। पहला हमारा क्या होता है, स्टेम सेल्स, और दूसरा होता है हमारा सेक्स सेल्स। स्टेम सेल्स की संख्या 99.9% होता है और सेक्स सेल की संख्या 1% होता है ना। तो इसमें हमारा स्टेम सेल्स होता है। तो स्टेम सेल्स के लिए एक अलग से हम माने अलग एक को स्टेम सेल्स की पोटेंट, है ना। स्टेम सेल्स को हम लोग प्लूरिपोटेंट सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्षमता होती है ताकि ये डिवीजन कर सके। ये कभी कभी ब्रेन, हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरॉन सिस्टम यानी जो ब्रेन में जो सेल होता है वह डिवीजन करने की क्षमता उसका समाप्त हो गई रहती है। तो ये रेयर केस में क्या करता है, उसका भी ये क्या करता है, निर्माण कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग प्लूरिपोटेंट कहते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल भी हम लोग इसको कहते हैं। और ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जो हमारा स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होगा ना तो इसकी संख्या 2 हो जाए। इसकी संख्या कैसे हो जाए, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जब इसकी संख्या 2 हो जाएगी तो इसको हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्ट। और इस एरिथ्रोब्लास्ट में जब ये डिवीजन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक केंद्रक आ जाएगा। जब ये डिवीजन करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, एक केंद्रक आ जाएगा। और इसे हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इसमें स्टेम सेल्स का जब डिवीजन होता है तो सब का सब एरिथ्रोब्लास्ट नहीं होता है, कुछ स्टेम सेल्स के भी रूप में रहते हैं और कुछ एरिथ्रोब्लास्ट के रूप में आ जाते हैं, है ना। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट जो है, इस पर किडनी के द्वारा, किडनी से एक रसायन एक्टिवेट होता है, एक रसायन इस पे, केमिकल इस पे एक्टिव करता है, या इस केमिकल इसके ऊपर अटैक करता है। उस केमिकल का नाम होता है इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, है ना। किडनी से जो हार्मोन, किडनी से जो केमिकल आता है उसका नाम इरिथ्रोपोएटिन होता है। इरिथ्रोपोएटिन इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। किस पर, इरिथ्रोब्लास्ट पर। और इरिथ्रोब्लास्ट पर ये अटैक करता है, साथ ही साथ हमारा विटामिन B12 और B9 ये दोनों अटैक करते हैं। विटामिन B12 भी इस पर अटैक करता है और विटामिन B9 भी इस पर अटैक करता है। किस पर, इरिथ्रोब्लास्ट पर। जब इरिथ्रोब्लास्ट पर ये सब अटैक करते हैं तो ये अपना जो क्या करता है, न्यूक्लियस को खो देता है। ये अपना न्यूक्लियस को खो देता है और इसके बाद से इस शेप में ये आ जाता है। अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देता है, अपने न्यूक्लियस यानी केंद्र को लॉस कर देता है, खो देता है और इसके रूप में आ जाता है ना। ये जो हमारा होता है विटामिन B12 और विटामिन B9, ये हमारे 12 और विटामिन B9 ये एक हमारे पाचन तंत्र से या डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हमारे यहाँ पे आता है ना। किसके द्वारा आता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। विटामिन B12 और विटामिन B9 ध्यान से समझिएगा लोग। अगर विटामिन B12 और B9 इरिथ्रोब्लास्ट पर अटैक नहीं करेंगे तो फिर हमारा मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगा, मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगा। क्योंकि ये मैच्योर कब होगा, जब इसका केंद्रक बाहर हो जाएगा तब ये मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर ये होगा ही नहीं, है ना।
तो विटामिन B12 और विटामिन B9 ये दोनों अगर हमारे ब्लड में नहीं रहते हैं, तो जब दोनों हमारे ब्लड में नहीं रहेंगे तो फिर हमको एनीमिया का रोग हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है ना। तो विटामिन B12 से कौन सा एनीमिया होता है, और विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है, प्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, और विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब ध्यान से देखना सब, अगर एनीमिया हमारे शरीर में कब होगा कि जब हमारे शरीर में, जब हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी वाला जो हमारा स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स क्या हो रहा है, माइटोसिस करके दो साइड बना रहा है, इरिथ्रोब्लास्ट बना रहा है। तो इरिथ्रोब्लास्ट जो है, इरिथ्रोब्लास्ट को जब विटामिन B9 और विटामिन B12 अटैक नहीं करेंगे और किडनी से हमारा इरिथ्रोप्टिन नहीं आएगा, है ना। तो जब इन तीनों रसायन का अभाव होगा, तो जब तीनों रसायन का अभाव होगा तो मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगा। तो जब मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगा तो ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन या WBC नहीं आएगा। तो जब इसमें WBC नहीं आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इस ब्लड में आरबीसी की संख्या, सॉरी, इसमें आरबीसी नहीं आएगा तो इसमें आरबीसी की संख्या कम होगी। तो जब आरबीसी की संख्या कम होगी, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट रहता है, आरबीसी में कौन पिगमेंट रहता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कम पड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। देखो ध्यान से समझ लो एक बार फिर से। स्टेम सेल्स में माइटोसिस होता है, तो स्टेम सेल्स में माइटोसिस होगा, तो माइटोसिस होने के बाद से दो सेल बनेंगे, दोनों में न्यूक्लियस आ जाएंगे, उस दोनों सेल को हम लोग इरिथ्रोब्लास्टिक कहेंगे। इरिथ्रोब्लास्टिक पर क्या हो जाएगा, किडनी के द्वारा इरिथ्रोप्टिन आएगा केमिकल, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से विटामिन B12 और विटामिन B9 आएगा। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 और इरिथ्रोप्सिन ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इरिथ्रोब्लास्ट को मैच्योर करेंगे। तो जब मैच्योर करेंगे तो ये आरबीसी हो जाएगा, और जब मैच्योर होगा तो इसमें का हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस हट जाएगा। अब ये ब्लड में चला जाएगा, तो ब्लड में जाएगा तो इसमें क्या हो जाएंगे, रेड पिगमेंट एक होता है, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, जिसको जैसे रेड दिखाई देने लगेगा, है ना। इतना तक ठीक है। इसके आगे देखो अब क्या होता है। इसके आगे अगर आपका ये ब्लड वेसल्स है जिसमें रक्त जाने वाला है, तो इसमें तो आपका आ गया है आरबीसी आ गया है, इसमें आरबीसी आ गया है। तो अब आरबीसी जब आ गया है ना, तो आगे की तरफ जो इसका रास्ता होता है ना, एकदम पतला पतला हो जाता है। आगे की तरफ इसका जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, पतला पतला हो जाता है। तो आगे जब ये बढ़ना चाहता है तो ये चारों बगल इसके वाल आ जाते हैं। तो जब चारों बगल इसके वाल आ जाते हैं तो ये वाल में क्या करता है, घर्षण करते हुए निकलता है, माने चारों बगल से रगड़ खाते हुए निकलता है, जिसकी वजह से आरबीसी का वाल जो होता है कटने फिटने लगता है, माने कमजोर होने लगता है। तो धीरे धीरे इसका समय बढ़ते जाता है, और लगातार जब गति करते रहेंगे, जैसे हम लगातार चलते रहते हैं तो हम लोग का चप्पल नहीं घिस जाता है, उसी तरीके से लगातार ब्लड एक जगह थोड़ी रुकता है, ब्लड तो चलते रहेगा। तो ब्लड चलते रहेगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसके चारों बगल का जो वाल है कमजोर होते जाता है। तो कमजोर होने के क्रम में ये उसी के क्रम में कहाँ आता है, एस्प्लीन में आता है। किस में आता है, एस्प्लीन में। तो ये मान सपोज करो एस्प्लीन है, तो एस्प्लीन का जो रास्ता होता है, एस्प्लीन में जो खून ले जाने वाला रास्ता होता है वो बहुत पतला पतला होता है, एकदम पतला पतला होता है ना, बहुत पतला पतला होता है। और इसमें से जब एस्प्लीन में हमारा आता है आरबीसी, तो एस्प्लीन में आरबीसी आता है तो एकदम पतला पतला रहता है। और मान के चलो झोला हम लिए थे, सामान ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आया झटका, जहां पे मैंने ठोकर ज्यादा पड़ा था वहीं पे झोला फट गया। उसी तरीके से एस्प्लीन में जो हमारा होता है, एस्प्लीन में हमारा जब आरबीसी आता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका जो रास्ता होता है काफी पतला होता है, इसका रास्ता क्या होता है, काफी पतला होता है। और काफी पतला होने के क्रम में क्या हो जाता है, यही जा फट जाता है, यही जा क्या हो जाता है, फट जाता है, यानी यही जा बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आरबीसी जो है 120 दिन तक जिंदा रहता है। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 दिन के लिए होता है। और एस्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, एस्प्लीन को। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एस्प्लीन है।
ये हमारा क्या है, स्प्लीन है ना। स्प्लीन में हमारा क्या होता है, आरबीसी जाकर मर जाता है ना। इतना समझ में आया। एक बार शुरू से देख लो अच्छा से। सबसे पहले ये हमारा रेड बोन मैरो का घर है। रेड बोन मैरो में एक स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाएंगे जिसको हम स्टेम सेल कहेंगे। स्टेम सेल के अंदर इतना क्षमता होता है कि वो अपने जैसे कोशिका को बार बार निर्मित कर सके। इस गुण के कारण इसको हम लोग प्लूरोपोटेंट भी सेल कहते हैं, है ना। अब स्टेम सेल्स का माइटोसिस होता है। स्टेम सेल्स का माइटोसिस होने के बाद से दो सेल का निर्माण होता है जिसको हम लोग इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर हमारा इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोप्टीन और विटामिन B12 और विटामिन B9 अटैक करते हैं। तो जब ये सब अटैक करते हैं तो हमारा जो इरिथ्रोब्लास्ट होता है वो मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के क्रम में क्या हो जाता है, आरबीसी का निर्माण कर लेता है। यानी आरबीसी में जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें का केंद्रक निकल जाता है और यही आरबीसी क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा अंदर जाते घूमने लगता है। तो ब्लड वेसल्स जहां आगे बढ़ता है तो वहां का रास्ता पतला पतला होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा आरबीसी उससे बार बार टकराता है। अब बार बार टकराने के क्रम में उसका जो वाल है, बाहर का जो दीवार है, वो कमजोर होते जाता है और इस तरह से धीरे धीरे वो घूमते रहता है। 120 दिन का जब समय आता है तो वो आरबीसी में पहुंचता है, स्प्लीन में पहुंचता है और स्प्लीन में जब पहुंचता है तो वहां का जो रास्ता होता है एकदम पतला पतला होता है। वहां पे वो जाता है तो फंस जाता है और फंस जाने के बाद से उसका वाल फाइनली फट जाता है। इसकी वजह से आरबीसी को हम लोग स्प्लीन को आरबीसी का हम लोग कब्र कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। और स्प्लीन जो होता है, आरबीसी जो होता है 120 दिन के लिए जिंदा रहता है। अगर विटामिन B12 और विटामिन B9 ये दोनों हमारे इरिथ्रोब्लास्ट पे अटैक नहीं करेंगे, ध्यान से समझना है, दोनों हमारे इरिथ्रोब्लास्ट पे अटैक नहीं करेंगे। तो जब ये अटैक नहीं करेंगे तो मैच्योर आरबीसी नहीं होगा और जब मैच्योर आरबीसी नहीं होगा तो यहीं भी ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, यही जाइए बर्बाद हो जाएगा। मान के चलो घर पे तुम कोचिंग में आते हो या घर पे रहते हो, कोनो काम ही नहीं करते, कोचिंग में आके पढ़ते ही नहीं हो, तो तुमको रखने से हमको क्या फायदा, तुमको भगा नहीं देंगे। हाँ, सबसे अच्छा तुम रहोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरीके से ये स्टेम सेल्स क्या करता है, उसको फिर अपने मन ऑटोमेटिक उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। तो ये दोनों विटामिन B12 और विटामिन B9 ये दोनों का आना एकदम कंपलसरी है। और विटामिन B12 और विटामिन B9 इन दोनों के चक्कर में, दोनों की कमी के चलते हमारा एनीमिया नामक हो जाता है, रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से जो पर्नीशियस एनीमिया होता है और विटामिन B9 की कमी से मिगाइलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। इसके आगे